तो केमिकल नेचर of the antigen also affects the antigenicity. More the complexity of that substance, antigenic substance, that substance is more likely to cause immunogenicity if if it fulfills other conditions. कहने का मतलब हुआ, in the living world you come across these substances, proteins you encounter, nucleic acids, और क्या है, you have carbohydrates, lipids in your body, water, minerals. मिनरल्स तो फ्री एलिमेंट्स हो गए, ये तो एलिमेंट्स है फ्री फॉर्म में, मेटल एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज आर नेसेसरी फॉर यू. मेटेलिक आयंस सच एज कॉपर, आयरन, दीज आर एसेंशियल फॉर यू. तो बेसिकली इसी सब चीज से, कंपाउंड से बॉडी. इसमें आप देखोगे कि यू विल फाइंड द प्रोटीन एज द कॉम्प्लेक्स, as the most complex ones in terms of its three-dimensional structure. न्यूक्लिक एसिड बहुत सिंपल है, क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, एक रिपीटिटिव यूनिट है और वही रिपीट हो रहा है, चाहे डीएनए का फ्रेगमेंट ले लें, चाहे जितना भी लंबा डीएनए हो, सेम रिपीटिटिव यूनिट्स है. दैट इज डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स. तो सिंपल है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी. कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल शुगर्स हैं उनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब तो. लेकिन पॉलीसेक्राइड इसमें जो है, राइट्स, you will find a great diversity in their structure. So in protein family also, category also, across the living world and in all the species, what you see is a great range of a great diversity. You see diversity, बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन कई प्रकार से वो थ्री डायमेंशनली वो स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन को एक्वायर कर सकता है. प्रोटीन डीनेचर्ड स्टेट और में भी हो सकता है, नेटिव स्टेट में भी हो सकता है, सेम प्रोटीन. ओके, तो इसके स्ट्रक्चर्स में काफी कॉम्प्लेक्सिटी है. सो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी गुड इम्यूनोजेंस. न्यूक्लिक एसिड सिंपल स्ट्रक्चर है. कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, हेक्सोज में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माइनोज, गैलेक्टोज, ये सब तो 6 कार्बन का शुगर है. और इसमें फिर वो मॉलिक्यूलर वेट भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, कम मॉलिक्यूलर वेट रहेगा. लेकिन पॉलीसेक्राइड जो है, दे फुलफिल दिस कंडीशन. मॉलिक्यूलर साइज they may have in lakhs. Okay. जैसे सेल्यूलोज हुआ, 100 of repetitive units are joined together. ठीक है, via 1 beta glycosidic linkages. तो पॉलीसेक्राइड्स, लेकिन ये तो सेल्यूलोज तो सिंपल एग्जांपल हम दिए, सिंपल स्ट्रक्चर है.
उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उतना. But other types of polysaccharides, they have this. And if they fulfill this condition, high molecular weight, then more than 14,000, then because of these monomeric units such as hexoses, like glucose से मिलके बना mannose, galactose, these monomeric can exist in different isoforms. उनके स्टीरियो आइसोमर्स हैं, enantiomers हैं, because of the presence of chiral carbon center. So many isoforms are possible in this category. The polysaccharides also generate a complex structure if it is large enough. This also becomes a good immunogen. This also becomes good immunogen. What about lipids? I think ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. ये डिस्कस कर चुके हैं पहले. चलिए ठीक है. पॉलीसेक्राइड हो गया. लिपिड्स में देखिए. व्हाट अबाउट लिपिड्स? लिपिड कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतना नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये, in comparison to these polysaccharides which are generating the immunogenic response, and proteins, large molecular weight proteins, lipids are smaller. भले ही आप एक मान लिया सिंपल लिपिड या एक फैट ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल ले लीजिए. ग्लिसरॉल है, उसके तीनों कार्बन से, OH से एक एक फैटी एसिड अटैच्ड है. सपोज स्टीरिक एसिड इज देयर, अगर 16 कार्बन वाला, तो जस्ट सी हाउ मच मोलिकुलर वेट इट मे हैव, कितना हो सकता है. हालांकि इसका फिर वो एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना होगा कितना, लेकिन आप फिर भी मोटा मोटी अंदाज लगा सकते हैं. जैसे ग्लिसरॉल है, कार्बन को ही गिन लो तो 1 1 2 3 और 16 कार्बन का फैटी एसिड चेन है, और ट्राइग्लिसराइड है. तीनों ओल जो है वो आइड बना हुआ है, तो 16 16 16 16 48 और 3 ये कार्बन, 51 कार्बन हुआ इसमें से. जबकि एक, अब देखिए 51 कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर ऑक्सीजन भी काउंट करना पड़ेगा ना. तो लेट अस सी स्टीरिएट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है. स्टीरिएट Stearic acid, the fatty acid's molecular weight is 284 only. ओके, ये फैटी एसिड का है, तो इसको 284 को 3 से गुना कर दो, यानी ये हर कार्बन चेन का 284 है. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा? 800 से तो कम ही होगा. ठीक है ना. 250, 4 3 12 2 बाकी रहा 1 8 24 25 5 बाकी रहा 2 3 2 3 6 852, 800 से ज्यादा, 852, मतलब 1000 से तो कम ही है. तो कितना कम है? 1000 से भी कम है. तो दिस फैट, एक तो मॉलिक्यूलर वेट प्लस, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं है तो बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है,
तो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है. तो दिस लिपिड इज ऑल्सो अनेबल टू एलिसिट इम्यून रेस्पॉन्स. नो, नेगेटिव. Nucleic acids can. It can do, but only single-stranded nucleic acids. Water, no. Minerals, no. तो सबसे ज्यादा प्रोटीन करेगा. ओके स्टूडेंट्स, चले आगे. हेलो. Yes, sir. फोर्थ, फिजिकल फॉर्म. किस फिजिकल फॉर्म में वो प्रेजेंट है एंटी, यह भी मायने रखता है. फिजिकल फॉर्म कहने से मतलब है कि all these things are happening, these reactions, immune response, all these things are happening in the aqueous medium. ठीक. कुछ प्रक्रियाएं सेल के अंदर भी हो रही हैं, जैसे फेगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटेशन के पहले की प्रक्रिया. तो फेगोसाइटोसिस हो रही है तो सेल के अंदर, और कुछ प्रक्रिया सेल के बाहर हो रही है, ह्यूमोरल एक्शन, सिक्रीटेड एंटीबॉडीज के थ्रू, और अदर मैकेनिज्म्स जो भी पता है. ठीक. तो जब एक्वस मीडियम में हो रहा है तो देन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो मैटर्स. इफ द एक्टिव मॉलिक्यूल इज इन डिसॉल्व्ड स्टेट, सपोज करो कि एंटीजन अगर इसमें डिसॉल्व हो जाए वाटर में, वाटर डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी जो उसकी ज्यादा हो, तो क्या होगा. सो पहले फिजिकल फॉर्म देख लीजिए. एक तो हो गया प्रेसिपिटेटेड, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व स्टेट, आप समझ लो इसको. प्रेसिपिटेटेड नहीं, प्रेसिपिटेटेड स्टेट इज नॉट करेक्ट. सस्पेंडेड और पार्टिकुलेट. सस्पेंडेड और पार्टिकुलेट. या अनडिजॉल्व. एंटीजेंस will give you more immunogenicity compared with the soluble ones. तो दो तरह के soluble एंटीजेंस का कम होगा इम्यूनोजेनेसिटी. आ रहा है समझ में? हेलो. Yes, sir. सस्पेंडेड का ज्यादा रिएक्शन होगा और डिजॉल्व स्टेट में जो सॉल्युबल बॉन्ड है उसमें कम होगा. फिजिकल फॉर्म में एक और पैमाना है, क्योंकि प्रोटीन सब काफी ये है पोटेंट इम्यूनोजन, that's what, but the protein can be found in its denatured state also and native state, यानी functional state. तो आप बताइए, if person, suppose करो कोई एक, if you give
egg albumin, if you inject egg albumin to a mouse, and if you give thrashed boiled egg and then inject it and give it to mouse, subcutaneous भी लगा दो, ये भी कंडीशन। तो एक तो हो गया एग एल्बुमिन, मतलब बॉयल होने से पहले, तो आप देखोगे कि दैट इज वाटर सोल्यूबल एल्बुमिन, and that one is in its denatured state. So denatured proteins gives heightened immune response in comparison with native functional protein. Denatured antigens are more immunogenic than the native form. इसलिए आप देखोगे वायरस का जो वायल होता है, वो वायरस वैक्सीन, उसका लिटरेचर पढ़ना, वायल पर क्या लिखा रहेगा, हीट लेवाइल, हीट डिनेचर्ड, ऐसे लिखा रहेगा, डिनेचर किया हुआ एंटीजन रहेगा। ओके, आ रहा है समझ में? Why it is so? Yes, sir. Because after denaturation, three-dimensional structure is lost. All the antigenic determining regions are exposed. All epitopes are exposed. That's why they become more immunogenic after denaturation. Okay, this point is clear. Fourth number. चले आगे। Yes, sir. Fifth. अब देख लो कि presence of number of epitopes this also will decide. More the number of epitopes present on the antigen, more the antigen will be immunogenic. Suppose an antigen contains only one epitope and the another antigen similar to this, these two are the same epitopes, but this agar suppose karo this is carrier molecule, and if it is joined with those two same haptens, these two are haptens, then this will give more immunogenic response in comparison with this one. आया समझ में? जितना ज्यादा एंटीजेनिक डिटरमाइनिंग रीजन्स होंगे इन द एंटीजन, उतना ही ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज antigen specificity depends on the specific activities, specific active sites.
समझे? क्या कौन से हैं स्पेसिफिक एक्टिव साइट? यही इपिटोप्स। Present on these specific active sites present on the antigenic molecules, and these active sites are called antigenic determinants by which it binds to the receptor molecule or antibody molecule, by which it has the specificity with receptor molecule or antibody molecule, through which it interacts with receptor molecule or antibody molecule. रिसेप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट विल इंटरैक्ट विद टी रिसेप्टर, सॉरी। सिक्स, species specificity. You know this. All of your tissues, all of your organs, all of your cells, all of these items which are present in one's body, they have a large repertoire of large variety of large mass of, सबको combine कर दें तो these variety of proteins. One species. And all those proteins are having the potency to cause immunogenic. If they fulfill these criteria, then they can cause immunogenicity in another species if they are injected or given or inoculated. Okay, so that will become antigen for the member of a different species. So the molecule belonging to its own species that may not cause immunogenicity because they will not be foreign to them. Exception is allotypes, otherwise they will not. तो कहने का मतलब हुआ कि if the antigen is belonging to a different origin, then it will cause immunogenicity. Definitely. Not definitely, but there is a great chance. If they fulfill all these requirements, then there is a 100% chance. आ रहा समझ में? सर स्पेसिड स्पेसिफिसिटी और फॉरेननेस में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, इसमें अंतर यह है कि मॉलिक्यूल अगर फॉरेन भी होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट विल बी लेस. नहीं, मॉलिक्यूलर वेट तो अलग क्राइटेरिया बताए ही है. नॉट दिस वन. ये आपको ये बताने के लिए है कि डिफरेंट स्पीसीज से, क्योंकि आगे फिर ऑटो स्पेसिफिसिटी है, कि molecule belonging to different species will definitely, if they fulfill these criteria, will definitely be immunogenic.
I think both points are related. You are right. Both are related. Auto specificity. If suppose not throughout the life, the person suffers this problem. No, at some stage of their lifetime, person may develop autoimmune disorder. This is not congenital. Okay. That means some molecule of this mechanism, one molecule or few molecules of this whole mechanism, they have changed. Something has happened to them. Before this time point, suppose the person has developed at this age. यहाँ उसका birth है 0 और ये जा रहा है. Suppose if this is 10 years of age. Before that, everything was okay. Self-antigens were not discovered in that person's body. After that, it was getting discovered. Before that, the same molecule was not eliciting immune response. After that, so some changes has happened. And because of that, or the product of those pathways, they have been recognized as foreign. Before that, they were recognized as self molecule. So this has happened. And because of that, disorder has developed. So it will depend on, even the antigen is not foreign in nature. Autologous or self antigens are generally not immunogenic, but under certain circumstances, this is not happening in all members of the same species. This is rare. It happens in thousands. In some individual, because of some pathology, they have developed this. तो आप समझो कि all these molecules which were regarded as self was tolerated and not giving you the autoreactivity. But in some individuals, under some circumstances, some factor we do not know exactly. Okay, some factors, they have lead to this condition that self antigens are now recognized. That's why it is very rare, as they have become autoantigens. Okay, so this is also the property of the antigen. ये कोई factor नहीं कहेंगे. This is the property of the antigen. Antigen के बारे में. Yeah.
Yeah, you can say that. You can include them in the factors affecting immunogenicity. So in this section, you can write under certain circumstances, self-antigens, self-protein molecules become autologous antigens. Before there, at that point of time in that person's life, before that time, that antigen was not reacting. After that, it has started reacting. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तारक? सर ये ऑटो स्पेसिफिसिटी जो है सर, वो ऑटो इम्यूनिटी के से कुछ मिलता जुलता जैसा ही कुछ है क्या सर? यस, वही तो बता रहे हैं। ऑटो स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक मीन्स क्या तो होता है? किसी पर्टिकुलर एज पर आपका कहना है कि किसी पर्टिकुलर एज पर जाकर के उसे ऑटो इम्यूनिटी वाला बीमारी हो जाता है किसी हाँ, पर्सन को। क्योंकि और फिर वो ऑटो स्पेसिफिसिटी कहाँ पर है? स्पेसिफिक रीजन कहाँ पर है? एंटीबॉडी में। तो ऑटो स्पेसिफिसिटी यानी इसके अंदर ऑटो स्पेसिफिक एंटीजेंस एंटीबॉडी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, दीज एंटीजेंस आर रिएक्टिंग विद द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड विद इन द सेम इंडिविजुअल, इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही बात है, इसको ऑटो स्पेसिफिसिटी है, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑटो इम्यून, सफरिंग विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंटीजेंस आर स्पेसिफिक जब बोलते हैं टू एंटीबॉडी, दैट मीन्स this particular antigen will bind to a particular type of antibody. But if this antigen is having different type of epitopes present on their surfaces, then this antigen can bind two types of antibodies, two different types है, तो different types of antibody के साथ ये interact कर सकता है, A और B इस केस में। ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल का कंसेप्ट आ गया यहाँ। लेकिन एक एंटीबॉडी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एपिटोप से या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट से ही बाइंड कर सकता है। इट कैन बाइंड टू ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एपिटोप, नॉट टू द अदर एपिटोप present on the same antigen. Even on the same antigen, it cannot bind to different epitope. That's why this antibody is highly specific. That's why it is used in the research process procedures to prove that hypothesis. कंफर्मेटरी रिजल्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉट, किसी प्रोटीन के प्रेजेंस को अगर प्रूफ करना है, आपको साबित करना है कि ये हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन द सैंपल, यू हैव टू अप्लाई द एंटीबॉडी टेक्निक टू इट। सो आप कहोगे कि हमने मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल, वेस्टर्न ब्लॉट है तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट generated in this species we have applied, and the fluorochrome tag to that antibody has given the signal of binding that confirms the presence of the protein of interest in our sample. तो ये काफी confirmatory test हो जाता है। After treating your protein of interest with the antibodies raised against that protein of interest,
in different species. Okay. Now, एक अदर फैक्टर्स में आपका जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर इसलिए क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा इन योर नियर एंड डियर वंस, आपके अड़ोसी पड़ोसी करीब के लोगों में आप देखे होंगे कि कोई बच्चा या कोई पर्सन जल्दी बीमार पड़ता है और कोई जल्दी नहीं पड़ता है। ये जो मौसम में अभी परिवर्तन हुआ तो उसे सर्दी खांसी हो गई, एक को नहीं हुआ। यहाँ तो जेनेटिक फैक्टर्स की बात है। तो जर्म लाइन में VD